नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका 100% इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों अगर आप इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हैं, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपने रॉबर्ट ब्राउनिंग का नाम तो ज़रूर ही सुना होगा। आज हम उनकी एक बहुत ही खूबसूरत, इंटेंस और थोड़ी-सी मिस्टीरियस पोयम मीटिंग एट नाइट का एक डीप डाइव एनालिसिस करेंगे। मैं मानकर चल रहा हूँ कि आपको इस टेक्स्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता है, इसलिए हम बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे। किसी भी पोयम को समझने के लिए सबसे पहले उसके लिखने वाले और उस दौर को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसके कॉन्टेक्स्ट की। सबसे पहले समझते हैं हमारे ऑथर को। रॉबर्ट ब्राउनिंग एक बहुत ही प्रोमिनेंट विक्टोरियन पोएट थे। उनका जन्म 1812 में हुआ था। एक अच्छी बात ये थी कि उनके पेरेंट्स ने उन्हें एक बहुत ही अर्ली एज से लिटरेचर और म्यूजिक से इंट्रोड्यूस करा दिया था। अब दोस्तों जब रॉबर्ट ब्राउनिंग यंग थे, वो दौर रोमांटिक पोएट्स के लिखने का एकदम पीक टाइम था। अपने टीनेज ईयर्स में वो एक बहुत ही फेमस पोएट शेली से इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस थे कि उन्होंने एथिज्म और वेजिटेरियनिज्म को अपना लिया था। एजुकेशन की बात करते हैं अब उनकी। 1828 में रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लंदन यूनिवर्सिटी ज्वाइन तो की, पर उन्होंने बिना कोई डिग्री लिए ही वहां से पढ़ाई छोड़ दी। बेसिकली वो एक ड्रॉप आउट थे। ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि उन्हें अपने अंदर क्लियरली पता था कि उन्हें एक पोएट ही तो बनना है। उनका पैशन इतना स्ट्रांग था कि उनका पहला वॉल्यूम ऑफ पोएम्स 1833 में ही पब्लिश हो गया। उनकी लाइफ का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रोमांटिक ट्विस्ट भी है। रॉबर्ट ब्राउनिंग ने एलिजाबेथ बैरेट नाम की एक और पोएट की कुछ नई पोएम्स पढ़ी और बिना उन्हें देखे ही उन्हें उनसे प्यार हो गया। बाद में उन्होंने उनसे शादी भी की और 1859 में एलिजाबेथ बैरेट की डेथ तक वो उनके प्रति पूरी तरीके से डिवोटेड रहे। इनफैक्ट वो एक फुल टाइम राइटर थे और उन्होंने पोएम्स के अलावा 8 प्लेस भी लिखे हैं। एक और जरूरी बात जो आपको टेक्स्ट पढ़ने से पहले पता होनी चाहिए, रॉबर्ट ब्राउनिंग को लिटरेचर की दुनिया में एक डिफिकल्ट पोएट माना जाता है। इसके कुछ टेक्निकल रीजंस है। कभी-कभी उन्हें बहुत कम शब्दों में बहुत ज्यादा बात कहने की आदत है, जिसे टेक्निकल टर्म्स में हम एलिप्सिस कहते हैं। उनकी पोएट्री एक थॉट से दूसरे थॉट पर एकदम से सडन जंप लेती है, जिससे पेस के साथ चलना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। और वो बहुत ही लर्न्ड और पढ़े-लिखे इंसान थे, एक हाइली मैच्योर इंसान थे। तो वो अक्सर ऐसे एल्यूजन्स, ऐसे रेफरेंसेस का यूज़ करते हैं, ये सोचकर कि उनके रीडर उसे आसानी से समझ लेंगे। एल्यूजन्स मतलब जैसे मैं आपको किसी मूवी का एल्यूजन दे रहा हूँ, यहाँ पर रेफरेंस दे रहा हूँ कि क्रिश पिक्चर में ऐसा हुआ था या एनिमल मूवी में ऐसा हुआ था, तो मैं ये एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि आपने वो मूवी देखी होगी और आप उस बात को कैच कर लेंगे, पकड़ लेंगे। लेकिन फिक्र मत कीजिए, हम इस पोयम को बिल्कुल आसानी से ब्रेक डाउन करेंगे। अब आते हैं हमारी आज की पोयम पर। मीटिंग एट नाइट उनकी अर्ली राइटिंग्स में से एक है और ये एक कलेक्शन में आई थी जिसका नाम था बेल्स एंड पॉमग्रेनेट्स, जो 1842 में पब्लिश हुई थी। इंटरेस्टिंग बात ये है दोस्तों कि ये पोयम उन्होंने प्रोबेबली एलिजाबेथ बैरेट से मिलने से पहले लिखी थी। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ये किसी पर्सनल एक्सपीरियंस पर बेस्ड है, बट फिर भी इसके अंदर एक इमेजिनरी का बहुत ही ज्यादा विविड और रियल फील आती है हमको, जैसे पोएट इसे सच में अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के थ्रू लिख रहे हैं। टेक्निकल टर्म्स में ये पोयम एक ड्रामेटिक लिरिक का एक परफेक्ट एग्जांपल है। इसका मतलब ये है कि पोएट इसमें अपनी खुद की आवाज ओन वॉइस में नहीं बोल रहा है, बल्कि पूरी सिचुएशन और इमोशन एक इमेजिनरी कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्क्राइब की जा रही है। तो अब हमें ऑथर और उसके टाइम के बारे में एक अच्छा आइडिया मिल गया है। तो चलिए दोस्तों अब आते हैं हमारे मेन फोकस पर। अब हम इस पोयम को लाइन बाय लाइन समझते हैं। पोयम बिना किसी लंबे इंट्रोडक्शन या प्रियम्बल के एकदम डायरेक्ट एक्शन से स्टार्ट होती है। आप इमेजिन कीजिए एक लवर है जो अपनी बिलव्ड से रात के अंधेरे में मिलने जा रहा है। पोयम दो स्टैंजाज में डिवाइडेड है। सबसे पहले स्टैंजा वन को एनालाइज करते हैं। द ग्रे सी एंड द लॉन्ग ब्लैक लैंड एंड द येलो हाफ मून लार्ज एंड लो। पोयम शुरू होती है एक लैंडस्केप के डिस्क्रिप्शन से। स्पीकर एक बोट में बैठा हुआ है और समुंदर में ट्रेवल कर रहा है। रात का वक्त है, इसलिए समुंदर ग्रे लग रहा है और दूर दिखने वाला किनारा एकदम ब्लैक और लंबा दिख रहा है। आसमान में एक पीले रंग का चांद है, येलो हाफ मून है, जो कि एक काफी बड़ा दिख रहा है और होराइजन के बहुत ही ज्यादा पास है, यानी कि लो लटका हुआ है, बहुत ही नीचे है। ये लाइंस एक अजीब सी शांति और साथ ही एक इंटेंस एंटिसिपेशन का माहौल क्रिएट करती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट लाइन पर। एंड द स्टार्टल्ड लिटिल वेव्स दैट लीप इन फायरी रिंगलेट्स फ्रॉम देयर स्लीप। ये लाइंस बहुत ही खूबसूरत है। जब बोट पानी को चीरते हुए आगे बढ़ती है तो छोटी छोटी लहरें उठती हैं। स्पीकर उन्हें स्टार्टल्ड कहता है, जैसे लहरें अपनी नींद से अचानक चौंक कर जग गई हों। यहाँ फायरी रिंगलेट्स का मतलब है आग की तरह चमकते हुए घुंघराले बाल कर्ल्स,
जब चांदनी यानी कि मूनलाइट उन लहरों पर पड़ती है, तो वो गोल्डन कर्ल्स की तरह लगती हैं, जो नींद से उठकर लीप कर रही हो। फर्स्ट स्टैंजा की आखिरी दो लाइंस कुछ ऐसी हैं: As I gain the cove with pushing pro and quench its speeds I the slushy sand। अब स्पीकर अपने डेस्टिनेशन के पास पहुंच गया है। वो एक कोव में एंटर करता है। कोव समुंदर का वो हिस्सा होता है जो शोर के कर्व से शेल्टर्ड होता है। उसके बोट का आगे का पॉइंटेड हिस्सा, जिसे प्रो कहते हैं, आगे की तरफ पुश कर रहा है, और फाइनली जब बोट किनारे गीली नर्म मिट्टी स्लशी सैंड से टकराती है, तो उसकी स्पीड अचानक से खत्म हो जाती है। क्वेंच इट्स स्पीड। जैसे किसी प्यासे की प्यास बुझ गई हो, वैसे ही बोट का सफर यहाँ पानी में रुक गया है। पानी का सफर तो पूरा हो गया, पर लेकिन लवर का सफर अभी बाकी है। अब देखते हैं स्टैंजा 2, जहां लैंड की जर्नी शुरू होती है। देन अ माइल ऑफ वार्म सी सेंटेड बीच, 3 fields टू क्रॉस टिल अ फार्म अपीयर्स। बोट से उतरने के बाद स्पीकर 1 मील पैदल चलता है। बीच की रेत उसे थोड़ी गर्म लग रही है, और वहां समुंदर की नमकीन पानी और मछलियों की महक है, वो सी सेंटेड है। लिटरेचर में अक्सर वार्म और प्लीजेंट स्मेल को हैप्पी और फुलफिल्ड लव से एसोसिएट किया जाता है। 1 मील चलने के बाद स्पीकर को लगातार 3 फील्ड्स क्रॉस करने पड़ते हैं, तब जाकर उसे एक फार्म दिखाई देता है। ये डिस्टेंस और अर्जेंसी स्पीकर के स्ट्रॉन्ग पैशन और ईगरनेस को दिखाता है। आगे देखिए: अ टैप एट द पेन, द क्विक शार्प स्क्रैच एंड ब्लू स्पॉट ऑफ लाइटेड मैच। फार्म हाउस पर पहुंचकर स्पीकर एक स्पेसिफिक खिड़की, एक विंडो पेन पर हल्के से नॉक करता है, टैप एट द पेन। फिर उसके अंदर से मैच स्टिक जलने की आवाज आती है, क्विक शार्प स्क्रैच आती है, और एक नीली लौ ब्लू स्पॉट दिखाई देती है। ये छोटे छोटे एक्शंस मिलने की एक्साइटमेंट को एकदम पीक पर ले आते हैं, क्लिफ हैंगर की तरह। और अब आखिरी दो मैजिकल लाइंस भी देखिए: एंड अ वॉइस लेस लाउड थ्रू इट्स जॉयज एंड फियर्स, देन द टू हार्ट्स बीटिंग ईच टू ईच। खिड़की खुलती है और स्पीकर को अपनी बिलव्ड की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज बहुत ज्यादा धीमी है, जिसमें मिलने की बेहिसाब खुशी है और थोड़ा सा डर भी है। डर किस बात का? शायद पकड़े जाने का फियर, फियर ऑफ बीइंग डिस्कवर्ड। पर दोस्तों, उनकी आवाज से भी ज्यादा तेज कोई एक और आवाज है। वो है उनके धधकते हुए दिल की आवाज। दोनों पैशनेटली गले मिलते हैं, और उनके दिल एक दूसरे से जुड़कर जोर जोर से हार्ट बीट करने लगते हैं। और यहाँ ये इंटेंस और रोमांटिक जर्नी एक हैप्पी नोट पर कंक्लूड हो जाती है। अब जब हमने पोयम का लिटरल मीनिंग और लाइन बाय लाइन ब्रेकडाउन देख लिया है, तो हम आगे क्या डिस्कस करें? चले फटाफट से देखते हैं इसके टेक्निकल डिवाइसेस को, क्योंकि थीम्स तो इसमें रोमांस और लव के हमको साफ तौर पर देखने को मिलते हैं। फटाफट से इसके पोएटिक डिवाइसेस और स्ट्रक्चर को देखते हैं, जिससे कि हमको रॉबर्ट ब्राउनिंग की टेक्निकल ब्रिलियंस का अंदाजा होगा। इस पोयम की सबसे पहली खासियत जो आपको स्ट्राइक करेगी, वह इसकी ब्रेविटी और इंटेंसिटी, यानी छोटापन और इसकी गहराई। ध्यान दीजिए, इस पूरी पोयम में लेडी को डिस्क्राइब नहीं किया गया है, और मिलने का प्रोसेस भी बेयरली मेंशन किया गया है लास्ट की 2 लाइंस के अंदर। रॉबर्ट ब्राउनिंग ने मिलने के एक्साइटमेंट को सिर्फ जर्नी की सेलेक्टिव डिटेल्स के थ्रू बिल्डअप किया है। यहाँ इफेक्ट एक्सप्लेनेशन से नहीं, बल्कि सजेशन से अचीव किया जाता है। अब बात करते हैं इसके राइम स्कीम और मीटर की। अगर आप पोएम के एंड वर्ड्स को ध्यान से देखें, तो दोनों शॉर्ट स्टैंजास की राइम स्कीम है ABCCBA, और दूसरे की है DEFFED। अगर हम मीटर की बात करें, तो लाइन्स पेंटामीटर में लिखी गई हैं, लेकिन इसका मीटर काफी ज्यादा इरेगुलर है, जिसे मैं एक एग्जैक्ट कैटेगरी में तो नहीं डाल सकता। जैसे कि मैं अलेक्जेंडर पोप की पोएट्री में मीटर आसानी से डिटरमाइन कर लेता हूँ। यहाँ रिदम बहुत एक्सक्लूसिव है। ये क्विक पेस और इरेगुलर रिदम लवर की ईगरनेस और जल्दी को भी दर्शा सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट डिवाइस जो रॉबर्ट ब्राउनिंग ने यूज किया है, वो है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब होता है एक ही कॉन्सोनेंट साउंड का बार बार रिपीट होना। जैसे आप लाइंस देखिए: लॉन्ग ब्लैक लैंड, येलो हाफ मून लार्ज एंड लो, एंड स्टार्टल लिटिल वेव्स दैट लीव। इन फ्रेजेस में लगातार एल साउंड का यूज होता है। ये एक लिक्विड लिटिंग इफेक्ट क्रिएट करता है, जो उस मूनलाइट नाइट की शांति, पीस एंड क्वाइट को कैप्चर अच्छे से कर लेता है। अब आते हैं मेरे फेवरेट टॉपिक पर, ओनोमेटोपिया। ये ऐसी टेक्निक है जहां वर्ड्स पढ़ते हैं बिल्कुल वैसी आवाज निकलती है जैसे रियल लाइफ में होता है। तो आप समझ रहे हैं, इससे एक सेंसरी इमेज क्रिएट होती है। जैसे लाइंस पढ़िए: एंड क्वेंच इट स्पीड इन द स्लशी सैंड। इसमें रिकरिंग एस साउंड से स्क्वेल्चिंग आवाज प्रोड्यूस होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे सच में नाव जैसे किसी गीली मिट्टी में घुस रही हो। इस तरह मैस्टिक जलने की शार्प स्क्रैच भी ओनोमेटोपिक इफेक्ट क्रिएट करने का एक परफेक्ट एग्जांपल है। और आखिर में बात करते हैं इस पोयम की इमेजरी की। ये पोयम एक पेंटिंग की तरह है बिल्कुल। पहले हमें ग्रे सी, ब्लैक लैंड और येलो मून जैसे सबड्यूड कलर दिखते हैं,
फिर गोल्डन कर्ल्स जैसे विविड इमेजेस आते हैं। कमाल की बात यह है कि रॉबर्ट ब्राउनिंग हमें सिर्फ चीजें नहीं दिखाते बल्कि हमें स्मेल भी करवाते हैं, जैसे सी सेंटेड बीच। वो हमें सुनाते हैं शार्प स्क्रैच एंड टू हार्ट्स बीटिंग। इन शॉर्ट ये पोयम रिचली सेंसुअस है, जो इसके रोमांटिक थीम के लिए एकदम परफेक्टली सूटेड है। तो दोस्तों, मीटिंग एट नाइट सिर्फ दो लवर्स के मिलने की कहानी नहीं, ये एक मास्टरपीस है जो अपने सेंसरी डिटेल्स, इर्रेगुलर रिदम और परफेक्ट वर्ड चॉइसेस के थ्रू आपको एक लवर के सफर का हिस्सा बना देता है। आप लिटरली उस टेंशन और एंटिसिपेशन और उस आखिरी खुशी को फील कर सकते हैं इस पोयम को लाउडली रिसाइट कर कर। मैं उम्मीद करता हूँ इस डिटेल्ड एनालिसिस के बाद आपको ये पोयम बिल्कुल एक नए पर्सपेक्टिव से क्लियर हो गई होगी। अगर फिर भी आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर से पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें और 100% इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे डिटेल्ड और इंसाइटफुल वीडियोस के लिए। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी स्टडिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस।